हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का लेसन 4 में उदाहरण 1 और 2 तो पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 में केवल 4 ही उदाहरण दिए हुए हैं, केवल 2 ही उदाहरण दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का उदाहरण नंबर 1 है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो पेपर में बच्चों यहाँ नहीं दे रहा, जो ये ऊपर वाली लाइन दिया है इसको ना देता, जो नीचे सवाल दिया हुआ है वह सवाल देगा। इसलिए हम द्विघात समीकरण बनाने के साथ साथ जो सवाल में और अधिक पूछा उसको भी हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का उदाहरण नंबर 2 में दो सॉरी बच्चों, उदाहरण नंबर 1 में 2 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से पहला सवाल है कि जॉन और जीवन की दोनों के पास मिलाकर कुल 45 टंके हैं। कोई जॉन और जीवन की नामक कोई दो व्यक्ति हैं जिनके पास टोटल 45 टंके हैं। जॉन और जीवन की दोनों के पास कुल मिलाकर 45 टंके हैं। दोनों 5-5 टंके खो देते हैं और अब उनके पास तंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने तंचे थे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना, शुरुआत में माना आरंभ में जॉन के पास तंचों की संख्या, फिर जीवन के पास लिखेंगे माना। माना जॉन के पास जॉन के पास आरंभ में तंचों की संख्या माना जॉन के पास माना जॉन के पास माना जॉन के पास आरंभ में तंचों की संख्या क्या है? संख्या x है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए जीवन के पास तंचों की संख्या, मान लीजिए आप और आपके घर में कोई परिवार का सदस्य है, उनमें से आप एक ले लीजिए, दोनों के पास टोटल 45 वस्तुएं, आप तंचों को छोड़कर किसी भी वस्तु को आप ले सकते हैं। आप दोनों के पास टोटल 45 टंचे हैं। यदि आपको मालूम चल जाए कि मेरे पास कितने टंचे हैं, तो फिर आपके जो घर का सदस्य है उसके पास तंचों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो 45 में से अपने तंचों की संख्या जब आप माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि दूसरे व्यक्ति के पास टोटल कितने तंचे। मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं। क्या है? 2 व्यक्ति हैं जिनके पास जिनके पास टोटल मिलाकर 45 टंचे, टोटल इन लोग के पास 45 टंचे हैं। यदि एक के पास एक्स है तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास टंचों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यदि हम 45 में से पहले व्यक्ति के टंचों की संख्या हटा देंगे तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि दूसरे व्यक्ति के पास टंचों की संख्या कितनी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए दूसरे व्यक्ति के पास इसलिए जीवंती के पास इसलिए जीवंती के पास टूल टंचे टूल
तंचे क्या हो जाएगा? तो जीवन के पास कुल तंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब सवाल में बोला है कि दोनों पांच पांच तंचे छोड़ देते हैं। जीवन की और जॉन नामक जो दो व्यक्ति हैं वह दोनों पांच पांच तंचे छोड़ देते हैं, मतलब भुलवा देते हैं। और अब उनके पास जो तंचों की संख्या बची हुई है उनका गुणनफल क्या है? 124 है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि जोन द्वारा चूंकि जोन द्वारा जोन द्वारा पांच तंचे छोड़ देने पर छोड़ देने पर शेष तंचे शेष तंचे क्या हो जाएगा? तो जोन के पास आरंभ में तो एक्स तंचे थे। जब वो पांच तंचे अपने जो उसके पास जो तंचों की संख्या उपस्थित थी उसमें से पांच तंचे भुलवा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर दे। तो उसके पास तो शुरू में पांच एक्स थे, अब वो क्या कर रहा है? पांच भुलवा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस पांच हो जाएगा। अब लिखेंगे जीवन की द्वारा जीवन की द्वारा पांच तंचे छोड़ देने पर छोड़ देने पर शेष तंचे शेष तंचे तो क्या हो जाएगा? तो जीवन के पास शुरुआत में 45 माइनस एक्स तंचे थे, वह इसमें से पांच तंचों तो भुलवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? -5। जब इसको और हम हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? जब इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 40। 45 में से पांच ज्यादा बचेगा 40 माइनस एक्स। यही क्या हो जाएगा? जीवन के पास तंचों की संख्या हो जाए जब वह पांच तंचे भुलवा देगा। अब हमें प्रश्नानुसार दिया है, सवाल एक बार और पीछे करके पढ़ लेते हैं। अब हमें प्रश्नानुसार दिया कि जब वह पांच पांच तंचे छोड़ देते हैं, भुलवा देते हैं, तब उनके पास जो तंचों की संख्या बचेगी उनका गुणनफल एक छोटा है 24 है। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो एक्स माइनस पांच, क्योंकि जब जॉन नामक व्यक्ति पांच टंचा भुलवा दे रहा है तो उसके पास टंचा क्या बच रहा है? एक्स माइनस पांच। सॉरी बच्चों। और जब जीवन की नामक कोई व्यक्ति है, जब वह पांच टंचे भुलवा दे रहा है तो उसके पास बचे हैं टंचों की संख्या 40 माइनस एक्स। इनका आपस में गुणनफल क्या है? तो इनका आपस में गुणनफल जो है, इनका आपस में गुणनफल 124 है। इनका गुणनफल 124 है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ एक्स का गुणा क्या हो जाएगा? इस 40 में होगा, फिर एक्स से गुणा क्या हो जाएगा? एक्स में होगा, फिर इस एक्स से गुणा किसमें होगा? 40 में होगा, फिर एक्स से गुणा क्या हो जाएगा? इस एक्स में होगा।
तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 40x प्लस, देखिए एक्स क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर एक्स क्या है, माइनस है। तो जब प्लस से गुणा माइनस में किया जाए तो माइनस प्राप्त होता है। एक्स का एक्स में गुणा कर देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस -5 से 40 में गुणा कर दें तो 40 तो प्लस है, लेकिन माइनस 5 क्या है, माइनस है। तो जब माइनस प्लस में किया जाता है तो माइनस प्राप्त होता है। और 40 बचे 200। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर भी -x है। जब माइनस से गुणा माइनस में किया जाता है तो प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा +5x बराबर 124। जब इस और हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा -x² +45x, क्योंकि यहाँ पर +40x, यहाँ पर +5x, आपस में जुड़ के 45x हो जाएगा। -200 बराबर 124। जब हम इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़े हैं तो हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 124 को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -x² माइनस +45x -200 और -124 बराबर 0। क्योंकि इधर क्या था, +124 इस साइड प्लस में था, जब बराबर तो इस साइड पक्षांतर देंगे तो यह माइनस हो जाएगा। यह हो जाएगा -x² +45x। आप देखे, -200 और -124 आपस में जुड़कर -324 हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर इनका गुणनखंड करेंगे। यह हो जाएगा, इनका हो जाएगा, यहाँ पर है -x² +45x और -324 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस क्या है, x² है, तो हम इसको इसी तरह x² बनाएंगे, +x² बनाएंगे। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर चूंकि चूंकि दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर माइनस से गुणा करने पर करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -x² +45x² -324 बराबर 0 इंटू माइनस करेंगे। यह देखिए, जब इस माइनस से x² गुणा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² माइनस प्लस माइनस माइनस 45। सॉरी बच्चों, यहाँ पर केवल x होगा। यहाँ हो जाएगा -45x माइनस माइनस प्लस 324 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर x² का गुणा 324 में करेंगे और यह डेटा प्राप्त हो जाएगा 324 x²। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि क्या हो जाए, गुणा करने पर प्लस चिन्ह के साथ, मतलब चिन्ह के साथ 324x² प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का प्राप्त होना चाहिए। गुणा करने पर तो 300 यही प्राप्त होना 24x², और जोड़ने या घटाने पर -45x प्राप्त होना चाहिए।
तो यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो इस 324 को ऐसे दो भाग में कैसे तोड़े, तो सबसे पहले इस 324 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए। वैसे तो यह बनेगा 36 और 9, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया जाता है। सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 324 को। तो 324 तो सबसे पहले दो से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो एकदम दो बचेगा, यहाँ जाते हो जाएगा 12, दो छठा 12, दो सुनाते हैं क्या। फिर दो से भाग करेंगे, दो आठ से 16, दो एकदम दो। फिर तीन से भाग करेंगे तो तीन दूना पे 6, बचेगा यहाँ पे दो, हो जाएगा 21, तीन नवा तीन सात 21, क्योंकि 21 प्राप्त हो रहा है, तीन सात 21। फिर तीन से भाग करेंगे तो तीन नवा 27, फिर तीन से भाग करेंगे तो तीन के लिए 9, फिर तीन से भाग करेंगे तो तीन एकदम तीन। अब इनका हम गुणा करेंगे तो दो गुणा से चार, चार तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और तीन के लिए 9। जब 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा। 324 गुणा करने पर जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -45 एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर -36 एक्स -9 एक्स। क्यों? क्योंकि -36 और -9 एक्स जोड़कर -45 एक्स हो जाएगा, और जब माइनस से जोड़ा माइनस में तो फिर प्लस हो जाएगा, 36 जमा 324 होता है बराबर 0। नहीं, यहाँ पर 324 है। प्लस क्या है, तो प्लस 324 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों तो अलग अलग करके उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। तो इसमें से हम एक्स कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 36, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 36। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस जब नो कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 36। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, समान संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यदि समान प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड इन लोग का जब आपस में कॉमन लेते हैं ना तो दोनों ब्रैकेट में संख्याएं समान प्राप्त होनी चाहिए। यदि समान प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग का सवाल गलत माना जाएगा। हम लोग गुणनखंड जो किए हैं गलत किए हैं, तो हम लोग दोनों ब्रैकेट में समान संख्या प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को लेते हैं, यह हो जाएगा एक्स माइनस 36, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 9। इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं और जो संख्या बाहर कॉमन होती है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं बराबर 0। अब इन दोनों का 0 मतलब एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 का गुणनफल जो क्या है 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या है 0 है, या तो क्या है दोनों 0 के बराबर है। इसलिए जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जीरो में यदि हम एक तो जीरो माने, 0 × 5 करेंगे तभी क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। अच्छा है, 0 × 0 करेंगे तभी जीरो ही प्राप्त होगा। तो इसमें से संभावना बनती है कि या तो एक कोई संख्याएं जीरो है या तो दोनों संख्याएं क्या है जीरो के बराबर है। इसलिए तुलना करके हम दोनों तो जीरो के बराबर रखेंगे। यह हो जाएगा एक्स माइनस 36 बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स बराबर 36, फिर इसको रखेंगे एक्स माइनस 9 बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स बराबर 9।
तो जो हम क्या माने थे, जोन के पास तंचों की संख्या एक्स माने थे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जोन के पास एक्स, चूंकि एक्स बराबर 36 लेने पर, चूंकि एक्स बराबर 36 लेने पर क्या हो जाएगा, जब x बराबर 36 लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जीवन के पास तंत्रों की संख्या, इसलिए जीवन के पास जीवन के पास तंत्रों की संख्या, तंत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 45 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या है, 36 है, तो 45 माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 9 हो जाएगा। जब जोन नामक व्यक्ति के पास 36 टंचे होंगे तब जीवन के पास टंचों की संख्या 9 होगी। और जब लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर 9 लेने पर, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्या प्राप्त हुई है ना, यहाँ पर देखिए 36 भी धनात्मक है, 9 भी धनात्मक है और दोनों पूर्णांक है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों संभावना बनता है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स बराबर 9 लेने पर, तो इसलिए जीवन के पास तंचों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए जीवन के पास तंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस एक्स, तो अब देखिए 45 एक्स बराबर था लिए 9 लिए हैं, तो 45 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 36 बचेगा। यह क्या हो जाएगा, जीवन के पास तंचों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे अतः जब जोन नामक व्यक्ति के पास तंचों की संख्या कितना होगी, 36 होगी, तब जीवन के पास तंचों की संख्या, यहाँ लिखेंगे अतः जब जोन नामक व्यक्ति के पास, जब जोन नामक व्यक्ति के पास 36 टंचे होंगे तो जीवन के पास 9 टंचे होंगे। और फिर जब नीचे आप लिख लीजिएगा कि जब जोन नामक व्यक्ति के पास 9 टंचे होंगे तब जीवन के पास 36 टंचे होंगे। हम लोग का यही फाइनल आंसर हो जाएगा, 36 और 9 फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग का उदाहरण नंबर 1 में ही दूसरा सवाल है। एक बार इस सवाल को फिर समझा देते हैं, कुछ बच्चों को ना समझ में आए तो फिर समझ लेना। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 6 नंबर पे सवाल आते हैं। सवाल बोला कि जोन और जीवन की दोनों के पास टोटल मिलाकर 45 टंचे, मान लेते मैं और मेरे भाई के पास जो टंचों की संख्या है उसको मिलाकर, छोड़ दिए टंचों को भुला जाइए, हम मान लेते हैं कि मेरे और मेरे भाई के पास टोटल मिलाकर 45 रुपए है। टंचे आप भूल जाइए, पैसे पर आ जाइए। हमारे और हमारे भाई के पास, दोनों के पास जो पैसा का योग होता है 45 रुपए है। तो फिर हम मान लेते हैं कि माना मेरे पास जोन मतलब मेरे पास पंचों की संख्या या पैसों संख्या एक्स है। फिर जब हमको मालूम चल जाए कि हाँ मेरे पास इतना रुपए है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब 45 में से उस रुपए तो माइनस कर देने, तब हमारे भाई के पास क्या मालूम चल जाए, पंचों की संख्या या पैसों की संख्या मालूम चल जाए। फिर वही हम हैं कि माना जोन के पास आरंभ में पंचों की संख्या एक्स है, इसलिए जीवन के पास पंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस एक्स हो जाएगा।
अब फिर सवाल में बोला है कि दोनों पांच पांच टंचे को देते हैं और अब उनके पास जो टंचों की संख्या है उनका गुणनफल क्या है 124 है। तो जब हम पांच टंचे जहाँ मतलब शुरुआत में मेरे पास एक्स रुपए थे चाहे एक्स टंचे थे, तो जब हम पांच टंचे भुलवा देंगे तो कितने टंचे बचेंगे x-5, क्योंकि उसी में से हम माइनस करेंगे जो हमारे पास शुरुआत में टंचे थे उसी में से हम माइनस करेंगे। फिर जो जीवन की नमक जब जीवन की पांच संख्या बुलवाई दी तो उसके पास संजय संख्या 40 - 8 बचेगा। अब प्रश्नानुसार दिया है कि जब वो पांच पांच संख्या छोड़ देते हैं तब उनके पास जो टंचों की संख्या बची है ना उनका गुणनफल क्या है 124 है। तो प्रश्नानुसार दिए हैं। फिर यहाँ से दुआ मतलब से जब हम पूरा सवाल हल किए तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ है द्विघात समीकरण -x² + 45x - 324। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस से गुणा करके थोड़ा सा सरल बना लेंगे। तो फिर हम जब गुणा किए तो हमें प्राप्त हुआ है x² - 45x + 324 बराबर 0। यह एक तरह द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम गुणनखंड किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 36 और x बराबर 9। तो जब जोन के पास 36 टंचे होंगे तब जीवन पी के पास टंचों की संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। और जब जोन के पास 9 टंचे होंगे तब जीवन पी के पास टंचों की संख्या 36 हो जाएगी। अब हम लोग का सवाल नंबर 2 है कि एक कुटीर उद्योग मतलब त्योहार एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। मतलब कोई क्या है त्योहार है वह एक दिन में कुछ खिलौना मतलब एक दिन में कुछ खिलौने का क्या करता है निर्माण करता है निर्मित करता है निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से रुपए में हमें ज्ञात करना है। जो खिलौना का मूल्य है ना वह रुपए में है इसमें ब्रैकेट में करके दिया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे एक बार और सवाल को हम पढ़ते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत मतलब खिलौने को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है वह 750 रुपए है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मानेंगे माना यहाँ मानेंगे माना उस दिन क्योंकि ये बोला कि उस दिन निर्माण के लिए बर्तन मतलब खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो मानेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा। तो खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है x है। इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा। इसलिए एक खिलौने का मूल्य या प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा। तो बोला है सवाल में कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है।
तो 55 एक दिन मतलब उस दिन मतलब एक दिन में कितना हम खिलौना निर्माण किए हैं, तो एक्स निर्माण किए हैं, तो यह क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा रुपए में। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या जब हम माइनस करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक खिलौने का मूल्य प्राप्त, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चल जाता है। अब लिखे चूंकि प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि सवाल में बोला है कि किसी एक दिन टूल निर्माण लागत क्या है, 750 रुपए थी। मतलब किसी विशेष दिन जो त्योहार है, कुटीर उद्योग है, तो वह 750 रुपए का खिलौना बनाता है। तो 750 रुपए का खिलौना बनाता है, तो यह 750 रुपए किसके बराबर होगा, खिलौने की संख्या और खिलौने के मूल्य के गुणनफल जब हम गुणा करेंगे तो फिर क्या मालूम चलिएगा, तुम मालूम चलिएगा पैसा। यहाँ पर माना क्या माने कि एक दिन में होता क्या है, एक्स खिलौना निर्माण किया है, एक खिलौने का मूल्य क्या है, मान एक्स खिलौना तो निर्माण किया है, एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस एक्स। और जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तभी ना ये 750 के बराबर होगा। निर्माण लागत मतलब इतना रुपया लगाकर वह खिलौना बनाया है, 750 रुपये लगाकर वह खिलौना बनाया है। तो 750 रुपये में कितने खिलौने बनेंगे, तो एक खिलौना का मूल्य जो है वह 55 माइनस एक्स है, और खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स है। तो जब हम खिलौनों की संख्या में एक खिलौने के मूल्य की संख्या से गुणा करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा इसकी कितना रुपये लगा है, और वही 750 रुपये है। अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x बराबर 750। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x बराबर माइनस 750 हो जाएगा। जब माइनस से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 55x बराबर माइनस 750। जब इस माइनस 750 को पक्षांतर करेंगे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, तो इस 750 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर 750 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे तो गुणा करने पर 750 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर 55x माइनस 55x प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब ना समझ में आए उसे तो जिसको मान लो आप सवाल 2-3 बार कर लेंगे तो आपको मालूम है कि हाँ इसी यही बनेगा, लेकिन जिसको ना मालूम हो वो क्या करेगा, तो वो आप हाई गुणनखंड के रूप में तोड़कर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है। तो पहला है 750, 750 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 बचे कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 15, दो दो 7 14 बचा एक, यहाँ पर जाते 10 से 2 बचे 10, यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 बचा कितना, टैरी बचा 2, यहाँ जाते हो जाएगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 15 बचे 75, 5 एकदम 5 टैरी बचा 2, यहाँ जाते हो जाएगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 दो 2 5 6 10, अब 5 5 25 25 दिया 75 नहीं होगा,
5 में 10, 10 तिया 30, अब 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। हाँ, 5 गुना से 10, 10 तिया 30, अब 5 पचे 25, जब -30 और -25 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -55 हो जाएगा। और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 इंटू 25 750 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, x² -30x -25x -25x प्लस 750 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा। हम लोग आप देखिए किताब जो प्रश्न के अनुसार आंसर यहीं पर हो जाएगा। जो हम लोग तो प्रश्न में बोला कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तो हम लोग का आंसर यहीं पे हो जाएगा। लेकिन पेपर में वो इतना नहीं बोलेगा कि आप गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वो सवाल जो नीचे दिया है उसी को उठाकर पूछेगा, इसलिए हम इतना बता रहे हैं निकाल कर। अब यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। x² -30x -25x प्लस 750 बराबर 0। यदि हम x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -30 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x -30 बराबर 0 हो जाएगा। x -30 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -25 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को पक्षांतर करेंगे। अब 0 के बराबर तुलना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 0 के बराबर तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -30 बराबर 0। तो x बराबर 30 हो जाएगा। जब इसको फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो x -25 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दो आंसर आ रहा है तो यहाँ पर हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग फाइनल यार लिखेंगे कि ये उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, 30 या 25, 25 या 30 दोनों हो सकता है। क्योंकि जब आंसर जिसे रुपए में निकालेंगे तो फिर मालूम चल जाएगा। तो दोनों संभावनाएं लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए निर्माण किए गए गए खिलौनों की संख्या खिलौनों की खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा, 30 या 25। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल उदाहरण नंबर 2 है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। जो हमें 4 सवाल दिए हुए हैं इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम पीछे ही द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जांच करना है, हल नहीं करना, बस यहाँ पर जांच करना है। यहाँ से हम लोग का पहला सवाल है x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x
-3। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम पीछे ही फार्मूला लिखवा के आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी का ही फार्मूला लगेगा, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x-3। इन तीनों तो यहाँ पर इन दोनों तो पक्षांतर है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x-2x प्लस 5 अब -3 है तो +3 हो जाएगा, तो +3 बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 बराबर 0। यह क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम पावर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण है। यह है पहला क्या है, द्विघात समीकरण है। दूसरा दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। अरे सॉरी बच्चे, 0 नहीं है। अब हम लोग दूसरा सवाल पर बढ़ेंगे। हम लोग का दूसरा सवाल है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। यही ना। हाँ, अभी हम पीछे आपको फार्मूला बताते आए हैं कि a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी या दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ गुणा कर दिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 1 में एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन दोनों को पक्षांतर करने तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस साइड प्लस एक्स स्क्वायर था, पक्षांतर करने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इस साइड प्लस -4 था, पक्षांतर करने के बाद इस साइड +4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स प्लस 12 बराबर 0। इसमें क्या है, चर की अधिकतम पावर यहाँ पर 8 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं, दूसरा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग का तीसरा सवाल है x इंटू 2x प्लस 3। हम लोग का तीसरा सवाल है x इंटू 2x प्लस 3 x प्लस 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हम लोग का सवाल है। जब इसको हम गुणा करने दिया हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इस x से इसमें भी गुणा हो रहा हो, इसमें भी गुणा होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि x का x में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो यह भी फार्मूला होता है, हम पीछे पढ़ाते आए हैं। यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n हो, यदि आधार समान हो ना, तो धुआं में धातु क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यह होता है ए की पावर m प्लस n। ये भी क्या होता है, यह एक सूत्र होता है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब आधार समान हो ना, तो धातु आपस में जुड़ जाती हैं। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1, क्योंकि प्लस 8 का पक्षांतर -8 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x -8 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यह है। तीसरा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब है चौथा, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब।
चौथा है एक्स प्लस 2 होल क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4। अब एक फार्मूला यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा फार्मूला हम पीछे बताते आए हैं। ए प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर ए प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यह क्या होता है, तो ए प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला होता है। यह ए प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस नेक्स्ट पेज पर हम लोग कर लेते हैं सवाल। तो एक्स प्लस 2 होल क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर -4। अब देखिए इसका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 3 ए का मान एक्स है बी का मान 2 है ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी होता है एक्स प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर -4। अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर -4। जब इनका और हम हल करेंगे तो एक्स क्यूब यह एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस अब 6x से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। इन सभी को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस है तो पक्षांतर होने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x प्लस 8 माइनस इस साइड 4 है तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, तो यह पक्षांतर होने पर 8 इस साइड प्लस 4 हो जाएगा तो यह प्लस 4 बराबर 0। यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0। यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण ना हो तो यह त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो हमारा चौथा भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा यह चौथा भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। अब हम लोग चलते प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट करेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।